बच्चों नमस्कार। विज्ञान विषय का जो चैप्टर नंबर 1 है पादपों में पोषण, इस चैप्टर के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें स्वपोषण के बारे में हमने अध्ययन किया था। स्वपोषण में हमने बताया था कि स्वपोषण वो विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण या संश्लेषण स्वयं करता है, और स्वपोषण करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसके उदाहरण हमने लिए थे बच्चों, हरे पौधे, नीले हरे शैवाल। और स्वपोषण विधि को और आगे विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमने आपको समझाया था कि हरे जो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वे पौधे इस स्वपोषण विधि में अपना भोजन का जो निर्माण करते हैं वो कौन सा तरीका, कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण है। बच्चों हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। साथ में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक जगह एक शब्द लिखा था बोर्ड के ऊपर, परपोषण। इसी शब्द को लेके हम आज की क्लास में पोषण की विधियों से आरंभ करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है, पहले भी बताया जा चुका है कि जीव जिस विधि से, जिस रीति से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषण कहते हैं। और पोषण की जो विधियां मुख्य रूप से आई है वो कौन है? स्वपोषण और परपोषण। परपोषण कहिए या विषम पोषण कहिए। स्वपोषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, परपोषण पे आइए। इस विधि में जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जीव है अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता, स्वयं संश्लेषित नहीं करता, जैसे स्वपोषण विधि में बताया। अन्य जीवों से, चाहे वो अन्य जीव में कोई पौधा हो या कोई जंतु हो, उससे प्राप्त करता है। तो परपोषण वह विधि हुई जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, किसी अन्य जीव से संश्लेषित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक पौधे का नाम लिया है यहाँ पर, अमरबेल। अमरबेल किसी दूसरे पौधे से अपने भोजन को प्राप्त करता है, उसी पौधे के ऊपर पैदा होता है, वहीं पे रहता है, वहीं पे भोजन का संग्रह करता है, वहीं पे अपने जीवन की अन्य प्रक्रियाओं को संपूर्ण करता है। ये अमरबेल है। जैसा कि हम पादपों में पोषण की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल अमरबेल का ही लिया है। अगर जंतुओं में बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जंतुओं में, ठीक है ना। तो यहाँ हम सिर्फ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अमरबेल की ही बात करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये बात हुई परपोषण या विषम पोषण की। इसका एक एग्जाम्पल हम आपके सामने ले चुके हैं। विषम पोषण के प्रकार कौन कौन होंगे? विषम पोषण के प्रकार होंगे परजीविता, मृतजीविता या मृतजीवी पोषण, सहजीविता, सहजीवी संबंध। आप देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पोषण की जो विधियां हुई मुख्य कौन हुई? स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण। आपकी बुक के अंदर विषम पोषण शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और आगे विषम पोषण के जो प्रकार हुए वो कौन हुए? पहला प्रकार हुआ विषम पोषण का परजीविता, दूसरा हुआ मृत जीविता या मृत जीवी पोषण, तीसरा है सहजीविता या सहजीवी संबंध, ठीक है बच्चों। विषम पोषण को विस्तार से अध्ययन हम इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। पहला पॉइंट बनता है परजीविता। पहले हम परजीविता से शुरुआत करते हैं। पोषण की जो विधि परजीविता है, परजीविता से हमारा क्या अभिप्राय है? यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव से प्राप्त करता है, या फिर यही कहिए कि या तो जीव के शरीर, कौन से? जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उस जीव के शरीर के अंदर, या फिर उस जीव के शरीर के ऊपर रहकर प्राप्त करता है क्या? भोजन भी प्राप्त करता है, वहीं रहने के लिए जगह, आश्रय प्राप्त करता है। और जीवन की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, घूमना फिरना, चलना, प्रजनन करना, सारे का सारा
जिस जीव पे रहता है उस जीव के ऊपर ही या उस जीव के अंदर ही करता है। ये हुई परजीविता। आप देख पाएंगे परजीविता की परिभाषा को। इसके एग्जांपल लेते हैं परजीविता के। पौधों में एक नाम हमने पहले भी लिया था, अमरबेल नाम का पौधा होता है। अमरबेल का पौधा बच्चों आपने देखा होगा। आप अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं, रोड के किनारे के ऊपर जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पीला पीला जाल सा, तारों के आकार के, धागे के आकार का एक जाल सा लटका हुआ दिखाई देता है। ये जाल सा कौन होता है? अमरबेल नामक पौधा ही होता है। अमरबेल का पौधा क्या करता है? अमरबेल का पौधा जमीन पे अन्य पौधों की तरह से नहीं पैदा होता, नहीं उगता। ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर ही उगता है। मान लो एक बड़ा पौधा है या बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर उग जाता है, वहीं से अपनी जड़ें डालता है उस पौधे के शरीर के अंदर। वहां से उसे जो बड़ा पेड़ है उसमें से पोषक तत्व लेता है और अपने शरीर के या अपने जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को चालू रखता है। तो परजीविता में ये तो एग्जाम्पल ले लिया हमने पौधों में अमरबेल का। दूसरे जीवों में भी ले सकते हैं, हमारे अंदर भी लेते हैं। हमारी आंतों के अंदर से कीड़े जो बोलते हैं उनमें फीताकृमि आता है ना। जूं बालों के अंदर से देखी होंगी, जुएं पड़ जाती हैं, वो भी कौन होता है? परजीविता पोषण करने वाला ही एक जीव है। खटमल होता है, जोंक होती है, भैंसों इत्यादि के शरीर के ऊपर चढ़ जाती है, उन चिपक जाती है जो पानी पीने जाते हैं। ये परजीविता दिखाने वाले कुछ जंतुओं के या जीवों के उदाहरण है। ये पौधा है, ये जंतु। यहां पर बात हुई परजीविता की, पोषण की जो एक विधि थी परजीविता, और इस परजीविता विधि को लागू करने वाले, अपने पोषण के लिए लागू करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी वे जीव जो अपना पोषण परजीविता विधि से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी। ये परजीवी के कौन वे उदाहरण। अब लेते हैं पोषण की अगली विधि। पोषण की अगली विधि है मृत जीविता। इस विधि में कोई जीव किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है? जीव गले सड़े पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, गले सड़े जो पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करता है, या कोई जीव मर जाता है, मृत अवस्था में आ जाता है, तो उस मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसकी परिभाषा के ऊपर चलते हैं बच्चों। मृत जीविता किसे कहते हैं? यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों। और पोषण की इस विधि से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को मृत जीवी कहते हैं। यानी मृत जीविता नामक पोषण की विधि से कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तो उस जीव को मृत जीवी कहते हैं। इसके काफी सारे उदाहरण हैं। कवक है, फफूंदियां हैं, काफी सारी कवक होती हैं बच्चों, फफूंदियां भी काफी सारी होती हैं। इनमें अगर हम नाम ले बच्चों, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, म्यूकर, राइजोपस। तो जब आप परजीविता की बात करते हैं, परजीविता की परिभाषा देते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, वहां पर अगर इनके एग्जाम्पल रखें तो आप या तो बोल दे कवक और फफूंदियां, या फिर कवक और फफूंदियों के इनके नाम भी उदाहरण भी दे सकते हो आप। मशरूम बोल सकते हो, कुकुरमुत्ता बोल सकते हो, म्यूकर बोल सकते हो, राइजोपस बोलते हो। ठीक है। ये जो कवक और फफूंदियां होती हैं, इनमें से कुछ मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। जैसे मशरूम है, मशरूम लाभदायक है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। मनुष्य इसको सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाते हैं, बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। दूसरी तरफ कुकुरमुत्ता आता है, ये एक हानिकारक कवक है, विषैला पदार्थ होता है इसके शरीर के अंदर। आपने देखा होगा बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में कूड़े के ढेर होते हैं, है ना। उन ढेरों के ऊपर एक छतरी के आकार का
एक पौधा सा उगाता है, ठीक है। पहले वो सफेद सा दिखाई देता है, कुछ दिन के बाद में उसके ऊपर वाला जो छत्रक टाइप से जो छतरी जो बनी होती है वो कौन हो जाती है, काली काली सी दिखाई देने लग जाती है। इसे बच्चों हम छत्रक या कुकरमुत्ता कहते हैं। घर के अंदर बासी रोटी देखी होगी, कई बार रोटी पड़ी रहती है, हमें ध्यान नहीं रहता, उसके ऊपर एक जाला सा उगाता है, ब्रेड होता है, उस पे जाला सा आ जाता है। उस ब्रेड के अंदर, बासी रोटी के अंदर कौन, म्यूकर और राइजोपस नामक कवक होते हैं बच्चों। जीवाणु बहुत सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों में इसका नाम आता है जीवाणु का। जीवाणु हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, पौधों के शरीर के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में कोई जीव मर जाता है या पौधा मर जाता है, उसके शरीर के अंदर या बाहर जीवाणु रहते हैं। तो जीवाणु नामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जीविता विधि से भी अपना पोषण करते हैं और उसके साथ साथ परजीविता से भी। हमारे शरीर के अंदर रहे या ऊपर रहे, हाथों पे रहे, यहीं पे पैदा हुए, यहीं से भोजन लिया, तो ये कौन हुआ, जीवाणु कौन सी विधि से ले रहा है, परजीविता विधि से। अगर जीवाणु किसी मरे हुए जीव के अंदर या गले सड़े पदार्थों के अंदर, कूड़े के ढेर के अंदर जीवाणु हैं और वहां से जीवाणु अपना भोजन लेकर वहीं पे रहते हैं, वहीं पे प्रजनन करके अपनी वृद्धि करते हैं, तो उस समय जीवाणु कौन सी विधि से ले रहे हैं, मृत जीविता से। यानी जीवाणु परजीविता विधि से भी और मृत जीविता विधि से, दोनों विधियों से क्या लेते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं या पोषण की दोनों विधियों को लागू करते हैं। इसके बाद बच्चों पोषण की अगली विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अगली विधि पे, सहजीविता या सहजीवी संबंध, ये पोषण की अगली विधि है। इस विधि में दो जीव होते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को विशेष प्रकार का भोजन प्रदान करता है, दूसरा जीव पहले वाले जीव को भोजन प्रदान करता है, यानी एक दूसरे के मित्र के रूप में रहते हैं और दोनों ही अपनी जीवन की प्रक्रियाएं साथ मिलकर संपूर्ण करते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लेते हैं, सहजीविता को समझते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें दो जीव मिलजुल कर सहभागिता के द्वारा अपना पोषण करते हैं। मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ऐसे जो दोनों जीव हैं जो इस विधि को लागू करके पोषण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार से पोषण करने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है बच्चों, लाइकेन। लाइकेन आपने देखा होगा, पेड़ों के जड़ और तने के साथ वाले हिस्से पे लगा हुआ होता है। दूसरा क्या होता है, लाइकेन सूखे जो पेड़ों के लकड़ के रूप में पड़े हुए होते हैं, उन बरसात के मौसम में उनके ऊपर से इस तरह के, जैसे यहाँ पर से कोई पेड़ है और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार के आकार का ग्रोथ सी आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन हकीकत में एक जीव नहीं होता, दो जीव साथ साथ में होते हैं। पेड़ की सतह के ऊपर कवक उगाती है और कवक की सतह के ऊपर कौन, शैवाल उगाती है। यानी लाइकेन क्या है, एक सहजीवी संबंध है जिसके अंदर शैवाल और कवक का संबंध है, ठीक है। क्या करता है शैवाल, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, तो ये कौन बना लेंगे, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य का प्रकाश लेकर अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, भोजन के जो घटक हैं कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। लेकिन कवक जो होती हैं वो मृत जीवों से या मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, वहां से नाइट्रोजन से इत्यादि के रूप में, यानी जो पोषक तत्व चाहिए वो वहां से मृत पदार्थों से ले लेते हैं। कवक के शैवाल को क्या कर देंगे, नाइट्रोजन
प्रदान कर देंगे, ठीक है। और दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट होंगे शैवाल इसको प्रदान कर देता है, दोनों का बेनिफिट हुआ है, दोनों को फायदा हुआ है। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, कवक को शैवाल को आश्रय के रूप में जगह चाहिए, वो किससे मिल जाती है, कवक से मिल जाती है, ठीक है। दोनों का बेनिफिट हो रहा है ना। इन जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों को फायदा हो रहा है, और इन दोनों के संबंध को ही हम एक नया, हालांकि दो अलग अलग जीव हैं लेकिन फिर इनको एक नए संबंध के रूप में एक जीव का नाम दे देते हैं, लाइक, ठीक है। ऐसे ठीक उसी तरह से मान लेते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा हम क्लियर करते हैं सहजीविता क्या होती है। आप सुबह सुबह विद्यालय के लिए निकलते हैं, ठीक है, अपने घर से तैयार होके बैग लगा के, है ना, टिफिन इत्यादि डाल लिया, बुक्स इत्यादि सब लगा के आप चलते हैं, और आपने घड़ी की तरफ देखा, कोई 5 मिनट बची, और हमारा विद्यालय घर से इतनी दूर है कि 5 मिनट में मैं अगर भागा भागा जाऊं तो भी नहीं पहुंच पाऊंगा, और भागा भागा जाऊंगा तो मैं थक भी जाऊंगा, ठीक है। तभी अपने पड़ोस में आपका जो मित्र रहता है, आपको पता है वो साइकिल से जाता है डेली विद्यालय के, आप भाग के उसके पास जाते हो, तो भाई आज मुझे अपनी साइकिल पे ले चले, विद्यालय ले चलोगे क्या? आपका मित्र कहता क्यों नहीं, दोनों साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपका मित्र कहता है कि साइकिल आपको चलानी पड़ेगी, आपको भी जरूरत है, जल्दी पहुंचना है। आप एक ही जवाब में करते हैं, ऑफकोर्स साइकिल मैं चलाऊंगा, आप बैठ के चलिए। आप साइकिल चलाते हो, आपका मित्र साइकिल के पीछे वाले हिस्से के ऊपर, सीट के ऊपर, कैरियर के ऊपर बैठ जाता है, और दोनों समय पे पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? आप समय पे पहुंचे, आपको बेनिफिट हुआ। आपके मित्र को साइकिल नहीं चलानी पड़ी, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, वो फ्री में विद्यालय पहुंच गया। तो ये कौन है? सहजीविता है। इसी प्रकार से ये दोनों जीव, शैवाल और कवक, क्या करते हैं? सहजीवी संबंध अपनाते हैं, और इन दोनों को बेनिफिट होता है। बच्चों इसमें क्या, सहजीविता के अंदर हमने बताया, इसमें जो जीव होते हैं दोनों एक मित्र के रूप में काम करते, दोनों को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन पिछले टॉपिक में हमने जब परजीविता या मृत जीविता, परजीविता की बात की थी, परजीविता में क्या हुआ कि एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहता है, तो उन दोनों में क्या होता था, वहां पर मित्र वाली बात नहीं होती। जो जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता है, मान लेते हैं एक ये जीव है, लेट अस सपोज करो कि हम हैं और हमारे आंतों के अंदर से फीताकर्मी है, कीड़े हैं, ठीक है। वो फीताकर्मी कौन है? परजीवी है। हम उस फीताकर्मी के लिए, परजीवी के लिए कौन है? परपोषी है या होस्ट जीव है, ठीक है ना। तो वो जो फीताकर्मी हमारी आंतों के अंदर है, हम जो खाना खाते हैं हमारे खाने का हिस्सा खा जाएगा, हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमें नुकसान हो रहा है। यानी होस्ट जीव को, जिस जीव के ऊपर रहते हैं उस जीव को नुकसान हो रहा है, और एक कोई बेनिफिट हो रहा है फीताकर्मी को। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमने परजीविता बताई थी उसमें दोनों में से एक जीव को नुकसान होता है, एक जीव को फायदा होता है। लेकिन सहजीवी संबंध या सहजीविता में दोनों ही जीवों को क्या होता है? एक दूसरे के संबंध से फायदा होता है। ये था बच्चों सहजीविता। अब इसके बाद अब बच्चों हम पोषण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करते हैं। पोषण की जो विभिन्न विधियां पौधों में लागू होती हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। पहली जो विधि हमने स्वपोषण पढ़ा, स्वपोषण विधि से भोजन प्राप्त करने वाले पौधे कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जिनमें हमने हरे पौधे और शैवाल के बारे में बताया। अगली जो विधि हमने मृत जीविता या मृत जीवी बताया, उसमें मृत जीविता की पोषण की विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन बनाते हैं, वो पौधे अगर हम लें तो उनको हम क्या कहेंगे? मृत जीवी पौधे कहेंगे। इसमें कवक और फफूंदियों के नाम आते हैं, ठीक है बच्चों। और कवक और फफूंदियों में मैंने आपको बताया था, बासी रोटी पे जो जाला लगता है, म्यूकर है, राइजोपस है, मशरूम है ना, छत्रक है, इनके नाम लिए जा सकते हैं। परजीविता जो पोषण की विधि थी, उसमें पोषण करने वाले, उस विधि से पोषण करने वाला एक पौधा आया था अमरबेल। तो ये कौन होगा? अमरबेल कौन हो गया? परजीवी हुआ। इसी तरह से सहजीवी संबंध या सहजीविता से जो पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन पौधों को हम सहजीवी कहेंगे, लाइकेन। और मैंने एक एग्जांपल और डाला है,
नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं? बच्चों संभवतः आपको पता भी होगा, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको हम ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों को नाइट्रोजन सहजीवी ग्रंथियां भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पौधा है, उसकी मान लो ये जड़ है, जमीन वाले हिस्से पे ये जड़ है, इस पे इसके दूसरी छोटी जड़ें और आई भी हैं। इन जड़ों के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां। ठीक है, ये ऊपर इसका तने वाला हिस्सा है, उसको हम छोड़ देते हैं, तना हो गया। और ये नीचे वाला हिस्सा कौन है? जड़ है। यहां शायद आपको दिख नहीं पा रहा, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। क्या दिखाई दे रहा है आपको इधर से? ठीक है, ये जड़ है। इन जड़ों के अंदर ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, इनको हम नाइट्रोजन सहजीवी ग्रंथियां। ठीक है, नाइट्रोजन सहजीवी ग्रंथियां होती हैं। बच्चों आपको पहले बताया जा चुका है कि पौधे अपने जो भोजन के मुख्य जो घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर लेता है पौधा। दूसरा जो घटक है वसा, कार्बोहाइड्रेट्स को बाद में अलग रूप से अपने शरीर के अंदर ही परिवर्तित करके वसा बना लेता है। लेकिन उससे अगला जो घटक बताया हमने प्रोटीन और विटामिन, इन दोनों घटकों के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडल से सीधा नहीं ले सकता पौधा, भूमि के अंदर नाइट्रोजन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन के लवण में बदल दी जाती है। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन की जो लवणों के अंदर बदलेगी नाइट्रोजन, उन्हीं लवणों को पौधा जड़ों के द्वारा अपने शरीर के अंदर पहुंचा सकता है और फिर उस नाइट्रोजन को प्रयोग करके प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करता है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि प्रोटीन का निर्माण करने के लिए उस पौधे को जो नाइट्रोजन चाहिए, उसको वो पौधा कहां से प्राप्त करता है? इन नाइट्रोजन सहजीवी ग्रंथियों के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु रहते हैं जिन्हें नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु कहते हैं। इनमें एक नाम आता है राइजोबियम, और भी नाम आते हैं, उनको ले सकते हो हम, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है बच्चों, इन जीवाणु के नाम ले सकते हो। ये जो जीवाणु हैं, दो के नाम लिए, काफी सारे हैं। ये राइजोबियम या नाइट्रोबैक्टर नाम की जीवाणु हैं, इन ग्रंथियों के अंदर रहते हैं। ये वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन जो गैस होती है, जिसको पौधे नहीं ले सकते, ये नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला है N2, इसको नहीं ले सकते, तो ये राइजोबियम हुआ या नाइट्रोबैक्टर है, इन ग्रंथियों के अंदर से नाइट्रोजन की जो गैस, नाइट्रोजन नामक जो गैस होती है, उसको नाइट्रोजन के लवण में बदल देते हैं। इन ग्रंथियों में वो गैस इन ग्रंथियों में चली गई लवण के रूप में। क्या हुआ? इस जीवाणु को रहने के लिए जगह दे दी किसने? पौधे ने दे दी। और इस जीवाणु को पौधे ने कार्बोहाइड्रेट प्रदान कर दिया, सुरक्षा प्रदान कर दी, लेकिन इसके बदले में ये जीवाणु क्या करता है? इस पौधे को नाइट्रोजन के लवण प्रदान कर देता है, और जो पौधा उससे क्या बना लेगा? प्रोटीन का संश्लेषण कर लेगा, विटामिन का संश्लेषण कर लेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु होते हैं। वो भी कौन होते हैं? एक प्रकार के पोषण की कौन सी विधि को लागू करते हैं? सहजीविता विधि को लागू करते हैं, इसलिए ये कौन कहलाएंगे? सहजीवी कहलाएंगे। अब यहां से बेनिफिट क्या होगा? पौधे का अपना जो भी पोषक तत्व लेता है भूमि से लेता है। अगर फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर ये नाइट्रोजन सहजीवी होते हैं, तो मृदा के अंदर कौन हो जाएगी? पोषक तत्वों की प्रचुरता बढ़ जाएगी। तो मृदा क्या हो जाएगी? पोषक तत्वों से
प्रचुर मात्रा में भर जाएगी। और पोषक तत्वों का मृदा के अंदर प्रचुरता से होना ही मृदा की उर्वरता कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा की उर्वरता। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो सहजीवी होते हैं जीवाणु, वे क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं, पोषकता को बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नाइट्रोजन जो सहजीवी में एक उदाहरण आपने कौन लिया? राइजोबियम। दूसरा कौन लिया? नाइट्रोबैक्टर। इस तरह से और भी हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा याद रहे या ना रहे, लेकिन रख लेना चाहिए, अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल अगर आपको याद हो तो ये तो था नाइट्रोजन पौधे को प्रदान कर। हाँ बच्चों, एक बात और आती है कि कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, नाइट्रोजन शिथिलीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन से बने पदार्थ नाइट्रोजन के यौगिक कहलाते हैं। नाइट्रोजन जो गैस है, उससे जो नाइट्रोजन नामक जो तत्व है, उससे जो नाइट्रोजन गैस बनती है वो भी नाइट्रोजन का यौगिक है। उसी से अगर अमोनिया बन जाता है वो भी कौन है? नाइट्रोजन का यौगिक है। यूरिया बन जाती है वो भी कौन है? नाइट्रोजन का यौगिक है। या नाइट्रोजन के बहुत सारे कौन होते हैं? लवण होते हैं नाइट्रोजन से जो बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, है ना। तो वो जो अगर वायुमंडल की नाइट्रोजन है किसी नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल जाती है, किसी के भी माध्यम से बदले, ठीक है, नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणुओं के माध्यम से बदले या वायुमंडलीय जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उनके द्वारा बदले, तो इसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, चाहे नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा बदले, चाहे वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के द्वारा बदले। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, उस तड़ित के प्रभाव से नाइट्रोजन के यौगिक बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन यौगिक। वायुमंडल के अंदर से 78% कौन है? हम कहते हैं जी नाइट्रोजन गैस है। वो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल से निकल के नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाएगी, भूमि में चली जाएगी, पेड़ पौधों में आ जाएगी, वहां प्रोटीन में बदल जाएगी, विटामिन्स में बदल जाएगी। तो नाइट्रोजन कहां होगी? जीवों में स्थिर होगी। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? नाइट्रोजन का शिथिलीकरण हो जाता है, शिथिलीकरण हो जाता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में बदलकर फिर सजीवों के शरीर के अंदर चले जाना, चाहे पौधों में या जंतुओं में या भूमि के अंदर, मृदा के अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में पड़ा रहना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का शिथिलीकरण कहलाता है। ये तो बात हुई बच्चों किसके बारे में? नाइट्रोजन सहजीवी का जो जीवाणु होते हैं उनके क्या क्या रोल है पौधों में, या वो पौधा किस प्रकार से वायुमंडल से या मृदा से अपने शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए, विटामिन्स के निर्माण के लिए नाइट्रोजन लेता है। ये हमने बताया नाइट्रोजन सहजीवी संबंध से। पौधों के कुछ और भी प्रकार होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नया तरीका अपनाते हैं। हालांकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके वो क्या कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट तो प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी विधि से? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वो पौधे कौन लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन से अपने वृद्धि और परिवर्धन के लिए नाइट्रोजन जो चाहिए, नाइट्रोजन नामक तत्व की पूर्ति वो कहां से करते हैं? या तो जमीन के अंदर से जड़ों के द्वारा लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो भूमि से नाइट्रोजन से लेने की बजाय एक नया तरीका उन्होंने इजाद किया हुआ है। वो कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि कोई भी सजीव है, चाहे वो
चींटी है, कीट है, या बड़े से बड़ा कोई जीव, हाथी इत्यादि है, उन सब के शरीर का जो निर्माण हो रहा है मेजॉरिटी ऑप्शन का देखा जाए, आपकी चमड़ी बनी हुई है, जो शरीर के जो भाग बने हैं, इवन बाल जो बने हैं, ये सारे किससे बनते हैं? अलग अलग तरह के प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन जब बनता है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन का होना अति आवश्यक होता है। तो कुछ पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण करें, कीटों का भक्षण करने वाले पौधे कौन होते हैं? कीटभक्षी होते हैं। क्यों करते हैं कीटों का भक्षण? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए, नाइट्रोजन नामक तत्व की प्राप्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी कहते हैं। इसमें एक नाम आता है घटपर्णी पौधा। कौन आता है? घटपर्णी पौधा। घटपर्णी से हमारा अभिप्राय क्या है? घट मीन घड़ा, पर्ण मीन पत्ता, पौधे का पत्ता। मान लो ये पौधा है, पौधों की पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं, है ना, इससे मिलती जुलती होती हैं, थोड़ी बहुत परिवर्तित होकर एक दूसरे में। अगर पौधे का पत्ता एक घड़े के आकार में बदल जाए, मान लो ये जो हिस्सा पौधे का पत्ता है और इस निचले हिस्से में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, इसको हम कुछ इस तरह से घड़े का रूप दे दें, ऐसे हो गया, घड़े का रूप दे दिया। यहां मटका सा दिखाई दे दिया, इधर इसका ढक्कन लगा दे, हम इसके ऊपर एक पत्ती बना दे। अंदर वाला हिस्सा कौन है? इसका एक घड़े के रूप में पत्ती है, प्रकाश संश्लेषण करेगी, है ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगी। जब पौधे को, घटपर्णी पौधा है, उसको क्या चाहिए? कीट नाइट्रोजन चाहिए। तो इस घटक से यहाँ जो घड़े जैसा आकार दिखाई दे रहा है, मटके जैसा जो आकार दिखाई दे, यहाँ उसके अंदर जाने का एक क्षेत्र होता है। अंदर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से है। इसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कीटों को आकर्षित करता है, उसमें से विशेष गंध आती है। कीट इस चिपचिपे पदार्थ की तरफ, उस गंध की तरफ आकर्षित होता है, ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से अंदर घुसता है। अंदर जाते ही जो चिपचिपा पदार्थ होता है कीट के पंखों को और पैरों को चिपका लेता है। कीट लाख कोशिश करता है, बाहर नहीं आ पाता। और जैसे ही वो कीट उसके संपर्क में आता है, पत्ता इसके जो ढक्कन के रूप में या एक छोटी सी पत्ती होती है, इस पत्ती को इस ढक्कन के ऊपर डाल देता, कीट को कर लेता बंद। फिर ये घटक थोड़ा सा पिचकना शुरू हो जाता है और कीट के शरीर के अंदर से जितना भी प्रोटीन होता है उसका अपने अंदर क्या कर लेता? अवशोषण कर लेता और उसको, उस प्रोटीन को तोड़ के फिर छोटे छोटे सरल रसायनों में, यौगिकों में, अमोनिया जैसे जो यौगिक है उनमें बदल लेता और अपने पौधा अपने शरीर के विभिन्न भागों में जहां भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति कर लेता है। ये था कीटभक्षी पौधे। उसमें एक उदाहरण नाम आया घटपर्णी, दूसरा है वेन्स फ्लाई ट्रैप। ये भी, इसकी पत्तियां होती हैं, उसकी पत्तियों के अंदर से इस तरह से जबड़े की तरह से होते हैं, जैसे हमारे ऊपर नीचे जो जबड़े होते हैं इनकी तरह से होते हैं। पत्ती ऐसे खुली रहती है, कीट इनके अंदर जाता है। यहां जैसे ही जो पदार्थ मैंने बताया था, एक विशेष गंध वाला पदार्थ, इसके अंदर चिपचिपा सा पदार्थ होता है, कीट इसके अंदर जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है। जिस तरह से हमारे मुख के अंदर कुछ वस्तु जाए, हम जबाड़ों को अंदर बंद कर ले, कीट अंदर फंस जाता है और उसका भक्षण कर लेता है। इसी तरह से एक सैंड्यू नाम का पौधा आता है। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, घटपर्णी, वेन्स फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू, ये कौन हुए? कीटभक्षी पौधे। तो बच्चों कीटभक्षी पौधों के नाम हो चुके हैं, सपोषियों के नाम हो चुके हैं, मृत जीवी के नाम हो चुके हैं, परजीवी के सहजीविता संबंध क्या है उसके बारे में हो चुके हैं, बहुत भूमि की उर्वरता के बारे में भी हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो कहने का अभिप्राय, जो हमने पोषण की विधियां की, वो क्या कहना चाहता था इस ये टॉपिक, पोषण की जो विधियां हैं इस अध्याय के अंदर ये यही बताना चाहते थे कि पौधे जो अपने मुख्य जो भोजन के घटक हैं उनको कहां से प्राप्त करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप को कहीं भी किसी पॉइंट के अंदर से थोड़ी बहुत भी कमी महसूस होती है तो वीडियो का पहला पार्ट भी देखें और ये भी देखें और अपने चैप्टर्स को
बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें। इसके बाद में एनसीईआरटी बुक के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी आप सोल्व करें। और इसी के बाद में बच्चों इस चैप्टर को हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।